21 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जावास्क्रिप्ट के डे 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 4 के सभी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कंप्लीट कर लिया है तो आप कमेंट करके बताइए आई कंप्लीटेड ऑल असाइनमेंट्स ऑफ डे 4। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो पहले कंप्लीट करिए, कमेंट करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब आप असाइनमेंट्स को, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करते हैं ना, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड होती है। और इस वीडियो में भी जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अब हम अपना डे 5 स्टार्ट करते हैं। हमारा डे 5 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहले हम समझ लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, हम ये समझ लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो किसी भी नंबर के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नंबर दिया गया 8, बोला गया कि इसके सभी फैक्टर्स को लिखो। मैं थोड़ा सा पेन मोटा कर देता हूं, कुछ ज्यादा ही पतला है ये। एक मिनट, इतना ठीक है या थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। इतना ठीक है। तो लेट से कोई हमें नंबर देता है नंबर 8, ये इरेजर से लिखने लग रहा हूं मैं, एक मिनट। 8 नंबर अगर हमें दिया गया है, अगर कोई बोलता है इसके सभी फैक्टर्स को लिखो, तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8। आपको समझ आ रहा है? अगर कोई बोलता है कि 6 के सभी फैक्टर्स को लिखो, तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 3, 6। 2 भी है, 2 मैंने नहीं लिखा। 1, 2, 3, 6। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि किसी नंबर को डिवाइड करें। मतलब 6 के फैक्टर्स वो सभी नंबर्स हैं जो कि परफेक्टली डिवाइड करें। तो 1 से 6 परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी 6 परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, 3 से भी 6 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। परफेक्टली डिवाइड होने का मतलब है जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 3 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 3 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो 6 आएगा और इधर 0 बचेगा। यानी कि एक नंबर से जब किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे, तो ये नंबर जो है ये एक फैक्टर होगा। और कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं एक नंबर के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। अब मल्टीपल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है? ये तो हो गए सारे फैक्टर्स, ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, और किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, ये स्मॉलेस्ट फैक्टर है, और ये लार्जेस्ट फैक्टर है। मतलब वो नंबर खुद लार्जेस्ट फैक्टर होगा और 1 उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। हर एक नंबर के फैक्टर में 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि 1 सभी को परफेक्टली डिवाइड करता है। और फैक्टर्स को हम डिवाइजर भी बोलते हैं। डिवाइजर भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो कि किसी भी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे, वही उसका डिवाइजर है। कई बार डिवाइजर को हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं कि जैसे जब हम कोई डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो भी डिवाइजर होता है। ये भी एक तरह से डिवाइजर है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके अच्छे से लिख देता हूं, इधर लाके एक बार अच्छे से लिख देता हूं। तो ये जो है, ये नंबर, ये डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है डिविडेंड, और ये होता है हमारा कोशेंट। QUOTIENT, यही होती है स्पेलिंग। एक बार मैं देख लेता हूँ कोशेंट की स्पेलिंग। QUOTIENT, यही तो है ना, ये कोशेंट होता है। ये देखो, एक इमेज अच्छी सी मिल गई। ये है डिवाइजर। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये देखो, ये है कोशेंट। जैसे हमने साइड में लिखा है, बहुत सारे लोग ऊपर लिखते हैं। ये कोशेंट हो जाता है, ये डिवाइजर हो जाता है, ये डिविडेंड हो जाता है, और जो नीचे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर बोलते हैं। ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, रिमेनिंग। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको अगर ये सारे टर्म्स ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा इजी रहेगा। अब हम अपने VS कोड के अंदर आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है प्रिंट ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी कि
एक नंबर हमें मिलेगा, उसके सभी फैक्टर्स को प्रिंट करना है, एक एरे के अंदर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा गया लेकिन आउटपुट के अंदर लिखा है, तो इसी तरह से हम प्रिंट करवाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, जितना भी हो सके आप ट्राई करिए। आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख पाइए तो ऑप्टिमाइज लिखिए, नहीं तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखिए, जैसा भी आप कर सकते हैं आप ट्राई करिए एक बार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं एक फंक्शन मान लूंगा और फंक्शन का नाम मैं लिख दूंगा गेट ऑल फैक्टर्स, और इसके अंदर हम नम एज अ पैरामीटर ले लेंगे। अब हमें रिटर्न करना है एक एरे, तो एक एरे बना लेते हैं फैक्टर्स का, एक एम्प्टी एरे बना लेंगे और हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले हम सबसे अनऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखेंगे, एकदम सिंपल वाला सॉल्यूशन। अगर आपने ट्राई कर लिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोड कैसे वर्क करेगा। i इज लेस देन इक्वल टू नम, हम नम के ऊपर नहीं जाएंगे, नम के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी फैक्टर जो होता है वो कभी भी अपने वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। हमने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे देखे हैं, ये देखो, जैसे 8 है, 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 है, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 है। ऐसे ही कितने भी आप एग्जांपल्स लिख दीजिए, ये सबसे बड़ा जो है वो खुद ही रहेगा। तो हम मैक्सिमम वहां तक जाएंगे और इधर हम एक इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे। इफ नम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो नम रिमाइंडर i इज इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स डॉट पुश i, बस ये कर देंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फैक्टर्स। बस इतना करना है। अब हम इसको चेक करते हैं, गेट ऑल फैक्टर्स। मैं इधर एक नंबर डालता हूँ 12 और इसको मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ इधर, ठीक है। हम कंसोल के अंदर आके देखते हैं, तो ये देखो ये आउटपुट आ रहा है जो कि सही है। 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, इतने फैक्टर्स आ रहे हैं। अब इन फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको कितनी बार चलना पड़ रहा है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, आप सोचिए, ये 12 टाइम्स चल रहा है। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें, लेट से 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 नंबर ले लिया, 100 के कितने फैक्टर्स हैं, 100 के इतने फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, टोटल 9 फैक्टर हैं, 20, 25, 50 और 100, टोटल इतने ही फैक्टर हैं। लेकिन हम लूप कितना चला रहे हैं, जितना नम की वैल्यू होती है उतना ही चला रहे हैं। आप सोचिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन सोचिए जिसमें हम नम तक ये पूरा लूप ना चलाएं लेकिन फिर भी हमें सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई किया होगा। अब मैं आपको करके बताता हूँ। हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स को नोटिस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज का फैक्टर देखेंगे। इधर मैं 60 डाल देता हूँ, इधर मैं 10 डाल देता हूँ, ऐसे ही मैं इधर 25 भी डाल देता हूँ, 25 और 49 भी डाल देते हैं। तो ऐसे मतलब मैं 4-5 डाल के एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम कुछ पैटर्न ढूंढ पाए, ठीक है। तो अगर आप सभी के फैक्टर्स देखेंगे, 12 के फैक्टर्स, एक मिनट, ये नहीं, ये 12 का नहीं है, ये तो 60 का फैक्टर है, ठीक है। 60 के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसके कम फैक्टर्स हों। तो 30 या फिर मैं कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 27 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जो हाईएस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का, मैं उसके साथ साथ ये नंबर भी प्रिंट कर लेता हूँ कि ये किसका फैक्टर है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है किसका फैक्टर है ये। तो फैक्टर्स भी रिटर्न कर देंगे और नम भी रिटर्न कर देंगे इस तरह से, तो हमें पता चल जाएगा किसका फैक्टर है। हाँ, ये 10 का फैक्टर है, 10 का फैक्टर, और अभी ये रिटर्न हो रहा है तो ये एक्सपैंड करना पड़ रहा है। मतलब हम कुछ पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं ताकि अगर क्लियरली दिख जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। एक मिनट,
इधर मैं कंसोल लॉक कर लेता हूँ num, तो देखते हैं अभी बेटर है। ये 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये 25 के फैक्टर्स हैं, और हम लास्ट वाली वैल्यू से भी देख सकते हैं, लास्ट वाली वैल्यू से भी समझ सकते हैं कि कौन किसका फैक्टर है, लेकिन इस तरह से दिख रहा है क्लियरली तो ज़्यादा ठीक है। तो आप एक पैटर्न नोटिस करिए, सभी जो फैक्टर्स हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो वही है खुद, ठीक है, जैसे 49 के केस में 49, 27 के केस में 27, 100 के केस में 100 है। तो ये हो गया सबसे बड़ा फैक्टर। लेकिन सेकंड बड़ा फैक्टर, जो सेकंड बिगेस्ट फैक्टर है, वो कौन सा है, वो कितना है? आप देखिए, जो सेकंड बिगेस्ट फैक्टर है वो हर एक केस में उसके हाफ से कम रहेगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? सेकंड बिगेस्ट फैक्टर जो है वो उसके हाफ से कम है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसके हाफ तक ही लूप को चलाएं, ठीक है। अब ये num/2 तक लूप चलेगा, num/2 ये हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 के केस में 50 हो जाएगा, और इसके केस में 49 के केस में 24 हो जाएगा। तो मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं है, लेकिन हाफ तक रहेगा वो, ठीक है। तो हम पहले काउंट भी यहाँ पे देखते हैं। काउंट, लूप काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट लूप, मैं पहले Ctrl Z कर देता हूँ, पुराना प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट लूप काउंट इज इक्वल टू 0, और इधर लूप काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और लास्ट में जहाँ पे नम प्रिंट करवा रहे हैं इधर ही हम लूप काउंट भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी के केस में क्या है, लूप काउंट उतना ही है जितना हमारा नंबर है ना, एग्जैक्ट उतना ही है, लूप काउंट उतना ही है, नंबर भी उतना है, और ये प्रिंट होके आ रहा है, सभी फैक्टर्स प्रिंट होके आ रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे, हाफ तक ही हम जाएं, और लास्ट में अगर हम हाफ तक जाते हैं तो इसका काउंट तो हाफ हो गया सब केस में, लेकिन जो फैक्टर है उसमें वो खुद नहीं है, हर एक के फैक्टर में वो खुद नहीं है। तो हम यहाँ पे लास्ट में अलग से पुश कर देंगे, इधर हम पुश कर देंगे फैक्टर्स डॉट पुश नम, ऐसे सेपरेटली हम पुश कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन अभी भी नहीं है। हम इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इन सभी वैल्यूज़ को ला सकते हैं। आप सोचिए कि कैसे कर सकते हैं, आप कोई पैटर्न ढूंढिए, देखिए कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ ट्राई किया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक फैक्टर का एक पेयर होता है, यानी कि अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मेन नंबर मिल जाता है। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मेन नंबर मिल जाता है, ठीक है। ये पेयर है, ये दोनों पेयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ओरिजिनल नंबर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 25 तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा मेन नंबर है। और यहाँ पर हमें 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जब प्रॉपर पेयर, जैसे इस केस में ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स हैं, तो इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया, लेकिन इस केस में केवल इवन नंबर, ऑड नंबर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, केवल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो इसका पेयर तो बन गया, इसका पेयर ये खुद ही है। यानी कि 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये 25 मिल जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। ऐसे ही इस केस में 49 के केस में ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 मिल जाएगा, और 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 49 मिल जाएगा। ऐसे इसके केस में देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये भी 27, 9 × 3 27 आएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसको भी आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, तो इधर देखो, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ 100 वाला, तो एक और 100 को करेंगे 100 आएगा, 2 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 4 and 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 5 and 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा,
10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 100 आएगा। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न एक तरह से समझ में आ गया। एक कुछ पैटर्न तो बन रहा है, यानी कि अगर हमें 1 पता चल जाए, मतलब एक अगर फैक्टर पता चल जाता है तो हम उसका पेयर ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। हमें 1 पता चल गया तो 100 को 1 से डिवाइड कर देंगे, दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें। अगर हमें 2 पता चल गया है तो हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 50 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें 4 पता चल गया है तो हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 5 पता चल गया है तो 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 आ जाएगा। ऐसे ही 10 अगर पता चल गया तो दूसरा 10 होगा ही, 100 से डिवाइड करेंगे 10 ही आएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। और इस केस में हमें हाफ तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ तक यानी कि अभी 50 तक जाने की जरूरत पड़ गई। इस केस में हमें केवल स्क्वायर रूट तक जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर 100 का स्क्वायर रूट देखें तो 10 होता है। हम अगर 10 तक चले जाते हैं तो हमें इधर का सारा पता चल जाएगा। 1 से लेकर 10 तक अगर हम जाते हैं इस केस में तो हमें इधर का ऑटोमेटिकली सारा पता चल जाएगा, हमें उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही इस केस में अगर हम, जैसे ये कौन सा नंबर था, ये 10 था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 10 का स्क्वायर रूट कहीं बीच में होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। 10 का स्क्वायर रूट हम देखते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं, मैथ डॉट SQRT। अगर यहाँ पे हम 9 डालते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। अगर 10 डालेंगे तो 3.1 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो, अगर हम इस केस में 3 मतलब 10 के स्क्वायर रूट तक जाते हैं जो कि इधर कहीं बीच में आएगा, तो अगर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हमें इधर का पता चल ही जाएगा, और इधर का पता चल गया तो उसी के बेसिस पर हम डिवाइड करके इधर वाला सब पता कर लेंगे। ये आपको आइडिया समझ आ रहा है। ऐसे ही 25 के स्क्वायर रूट तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो उधर का हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ऐसे ही इसका भी हो गया 24 का, ठीक है, 24 नहीं है, 49 है, 49 का भी हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ऐसे इसका भी है, यानी कि हम अगर स्क्वायर रूट तक ही लूप को चलाएं और दूसरी वैल्यू को डिवाइड करके हम डराइव कर लें तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आके। हमें यहाँ पे अलग से पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 से जैसे डिवाइड करेंगे जो वो ओरिजिनल नंबर था वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें। तो हम इसको चलाएंगे math.sqrt, math.sqrt num, ये कर लेंगे। ठीक है, और इधर देखो, अगर हम केवल इतना ही करते हैं, बस इतना ही, केवल math.sqrt तक चलाएंगे तो हमें आधा ही मिलेगा। देखो, आधा ही मिल रहा है, ये पूरा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे केवल स्क्वायर रूट तक का जो वैल्यू था वही तक मिल रहा है। जैसे 10 का जो 100 का स्क्वायर रूट है ना वो 10 है। ऐसे ही जो 25 का स्क्वायर रूट है 5 है, और 10 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 के पहले वाला सारा मिल रहा है हमें, यानी कि पहले वाला हमें सारा मिल रहा है, बाद वाला हमें सारा चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है इसी से अगर हम मेन नंबर को डिवाइड कर दें इसी से, तो हमें दूसरा वाला भी पता चल जाएगा, इसका दूसरा अगेंस्ट जो भी पेयर होगा वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो करते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, अब आप ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, मतलब ट्राई करने की कोशिश नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को देखना, आपको आइडिया लग गया है। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे फैक्टर्स के अंदर पुश करेंगे num डिवाइड बाई i। num डिवाइड बाई i अगर हम पुश कर देते हैं तो हमें सारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि ये पेयर में मिलेगा, जैसे 1 के साथ 10 मिलेगा, 2 के साथ 50 मिलेगा, 4 के साथ 25, 5 के साथ 20, 10 के साथ 10 मिल रहा है, और 10 2 टाइम्स मिल रहा है। ये जिस केस में वो नंबर खुद का ही, मतलब खुद ही का पेयर है, उस केस में 2 टाइम्स मिल रहा है। तो पहली बात तो हमें इसको एलिमिनेट करना होगा कि ये 2 बार ना है, क्योंकि 2 बार रखने का कोई सेंस नहीं बनाता है। तो हम क्या करेंगे, पुश तो करेंगे, लेकिन इसको पुश करने के लिए भी एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि ये, देखो हम ऐसा एक इफ कंडीशन लगाएंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं अदर वैल्यू, या फिर अदर पेयर, कोई बहुत बढ़िया नाम नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब पेयर्स अदर वैल्यू या पेयर का अदर वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
पेयर के अदर वैल्यू को हम पुश कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू अदर पेयर। ठीक है, जब आई और अदर पेयर इक्वल ना हो तभी पुश करो। ठीक है, इस केस में मतलब ये क्या करेगा, ये जब सेम रहेगा तब उसको पुश नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो डुप्लीकेट्स आ रहे थे वो गायब हो गए हैं। जैसे 10-10 आ रहा था, इधर यहाँ पर 5-5 आ रहा था, यहाँ पे 7-7 आ रहा था, वो डुप्लीकेट अब नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी ये ऑर्डर में नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, ये लेजिट सॉल्यूशन है, बस ऑर्डर में नहीं है। लेकिन ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ये केवल 10 टाइम्स चल रहा है। जो हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया था तो 50 टाइम्स चल रहा था, अभी ये 10 टाइम्स चल रहा है, तो ज़्यादा बेटर है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये O ऑफ रूट n है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कितना भी बड़ा नंबर आ जाएगा ना, उसका स्क्वायर रूट टाइम्स ही ये चलेगा, तो सही है। अब इसको आप चाहें तो सॉर्ट मेथड का यूज करके सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से सॉर्ट करिए, सॉर्ट मेथड मत यूज करिए। आप सोचिए कि पुश करते टाइम ही हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब हम पुश करेंगे ना, इधर मैं वो कर देता हूँ, डिबगर लगा देता हूँ एक तरह से। मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर हम पुश कर रहे हैं ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम आई पुश करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा और जूम आउट, हाँ अभी ठीक है। तो देखो अभी हमारा जो फैक्टर्स है वो एम्प्टी एरे है। अभी हम दोनों को पुश करेंगे, ये दोनों पुश हो गए। अब ये पुश होके ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। फैक्टर्स के अंदर 1 और 100 आ गया है। अब अगर हम ऐसा कर पाए कि इन दोनों के बीच में अगर कुछ डाल पाए, जो भी हम डालें, तो देखो नेक्स्ट लूप के अंदर अगर हम आएंगे इधर, तो अब हम पीछे ना पुश करें। इधर अगर हम पीछे पुश कर देंगे तो ये दोनों इकट्ठा होते चले जाएंगे, मतलब ये दोनों पेयर्स इकट्ठा रहेंगे, इसके पीछे आएगा। अगर हम इसके बीच में कुछ डाल पाए, बीच में मतलब इसका बीचों बीच में और +1 इंडेक्स आगे डालें और ये शिफ्ट हो जाए, समझ रहे हैं आप? मतलब हम बीच में डालें और ऐसे खिसक जाए वो। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ ही रहा होगा। जैसे कि ये 1 और 100 आ गया है। अब कोई ऐसा ऑपरेशन हम अगर कर पाए, पुश से तो पीछे ही आएगा, अगर हम कुछ ऐसा ऑपरेशन कर पाए जो कि नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्या पेयर होगा, 2 और 50 रहेगा, तो 2 और 50 इधर आ जाए बीचों बीच में, पीछे ना। अगर पुश करेंगे एक एक करके तो पीछे आ जाएगा, 2 और 50 इधर आ जाए, फिर 4 और 20, 4 और 25 इधर आ जाए। मतलब हम बीच से पुश करें और ऐसे एक्सपैंड करते जाएं। तो ये कैसे कर सकते हैं आप सोचिए। तो ये हम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो हम कर सकते हैं स्प्लाइस मेथड का यूज करके। इधर डॉट स्प्लाइस मेथड अगर हम यूज करते हैं, और स्टार्ट कहां पर होना चाहिए, यहां पर हमें बताना है स्टार्ट, यानी कि किस इंडेक्स पर हमें इंसर्ट करना है। तो हमें इंडेक्स 1 पर इंसर्ट करना है। इंडेक्स 1 इसके बाद आएगा, ये 0th इंडेक्स है, इसके बाद ये वाला इंडेक्स हमारा 1 है, लेकिन हमें इधर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे डिलीट काउंट है, यानी कि कितने आइटम्स को डिलीट करना है, किसी भी आइटम को हमें डिलीट नहीं करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 सेट कर देंगे। 0 सेट कर दिया, और फिर कौन सा आइटम इंसर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे 2 इंसर्ट करना है। ये डाल के अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये रिटर्न कर रहा है, ये जो भी डिलीट किया है वो वाला एरे रिटर्न कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अभी ये ऑपरेशन मैं ये पूरा कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं एक एरे के अंदर, एरे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू ये। तो हम एरे के ऊपर ये वाला ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये कर दिया हमने। और ये क्या बोल रहा है, एरे इज नॉट डिफाइंड। एरे अभी अभी तो हमने डिफाइन किया है, एरे इज नॉट डिफाइंड। चलो एक बार मैं ये डिबगर में हटा देता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से हम ट्राई करते हैं। एरे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और अभी ये वर्क कर रहा है, अभी एरर नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो पॉज्ड था इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा।
अब हम अगर एरे को देखते हैं तो इधर इंसर्ट हो गया है, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम पुश कर दें, मतलब पुश नहीं, फिर से अगर हम स्प्लाइस कर दें 50 डॉट स्प्लाइस, अब इधर हमें इंडेक्स 2 पर करना है 50। अगर हम इस तरह से स्प्लाइस कर देते हैं तो देखो ये बीच में आ गया है। ऐसे हम बीच में ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा सकते हैं, और हमेशा ये पेयर में इंसर्ट होगा, यानी कि इसका लेंथ हमेशा इवन नंबर होगा, ठीक है, हमेशा इवन नंबर होगा। और लास्ट में जब हम स्क्वायर रूट पर पहुंचेंगे, मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला है, तो उस केस में इसका लेंथ ऑड बनेगा और वो हमारा लास्ट वैल्यू होगा। तो उसके पहले इसका लेंथ हमेशा इवन रहेगा, यानी कि हम सेंटर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एरे है, एरे का सेंटर इंडेक्स क्या होगा, हमें सेंटर में पुश करना है, तो एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 अगर हम कर दें, डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 अगर हम कर देते हैं, तो हमें एरे का सेंटर इंडेक्स मिल जाएगा। देखो ये इंडेक्स नंबर 1 है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, और इंडेक्स नंबर 2 यहां पर आएगा, ठीक है। तो हमें हर बार 2 वैल्यूज पुश करनी है, तो हम एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 जो कि सेंटर इंडेक्स हो जाएगा, प्लस 1, यानी कि इधर सेंटर, मतलब सेंटर से एक आगे भी +1 भी हमें करना है। इस तरह से हमें स्प्लाइस करना है। ये करके हम ऑटोमेटिकली इसको ऑर्डर में कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुश की जगह पे हम स्प्लाइस ऑपरेशन यूज करेंगे, स्प्लाइस, ठीक है। और स्प्लाइस के लिए हम इंडेक्स कैसे डिसाइड करेंगे, इंडेक्स होगा हमारा सेंटर, तो लेंथ डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर्स जो एरे है डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये कर दिया हमने। ये हमें सेंटर इंडेक्स दे देगा, और उसके अंदर हमें पुश करना है, इधर हमें पुश करना है, पहले तो डिलीट काउंट 0 सेट करना है और पुश क्या करना है i, ये कर देंगे। तो पुश नहीं कर रहे हैं हम, स्प्लाइस कर रहे हैं, एक तरह से उसी एरे के अंदर जाएगा, इसीलिए मैं पुश बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, और यही चीज इधर भी रहेगी, अदर पेयर पुश करते टाइम भी यही चीज रहेगी। बस यहाँ पर 1 मिनट, ये कैसे कॉपी हुआ है, मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा मुझे कॉपी करना है, पूरा कॉपी करना है, और आई की जगह पे मैं यहाँ पे अदर पेयर पुश करूँगा, और इधर हम डिवाइड बाई 2 + 1 कर देंगे, यानी कि एक इंडेक्स आगे भी, ठीक है, मतलब सेंटर और सेंटर से एक आगे, वहाँ पर हम ये करेंगे, और स्प्लाइस ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता जाएगा। बस इतना कर देंगे, और इधर आके हम चेक करते हैं, तो देखो हमारा प्रोग्राम बन गया है। 1 2 4 5 10 20 25 50 100, मस्त है, ये है बेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम चाहते तो सॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंसर्ट करते टाइम ही उसको शिफ्ट कर रहे हैं, बीच में जाओ, बीच में आओ, सब हटते जाओ, और बीच में हम डालते जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक कंसोल लॉग के साथ, और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, आपको और आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ समझ में आ जाए, अगर आपको एक हद तक समझ में आ गया, आपका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में आप और भी बेटर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंट ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर अप टू n। तो मल्टीपल्स बहुत ही इजी हैं, फैक्टर्स के लिए तो मुझे आपको ड्रॉ करके बताना पड़ा, दिखाना पड़ा, मल्टीपल्स कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स किसी भी नंबर का टेबल पढ़ दो बस, जैसे कि 4 के मल्टीपल्स बताने हैं अप टू 30, तो 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है, बस यही है। किसी भी नंबर
नंबर के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं ना वो उनके मल्टीपल्स होते हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, एक से लेकर मिनिमम एक होता है, मैक्सिमम वो नंबर खुद होता है। लेकिन फैक्टर्स अनलिमिटेड, मतलब इनफाइनाइट फैक्टर्स हो सकते हैं। मिनिमम वो खुद नंबर होता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम के लिए हमें लिमिट देना पड़ेगा कहाँ तक के मल्टीपल्स चाहिए। तो ये प्रोग्राम आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़े ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे गेट मल्टीपल्स, और नम हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा। यहाँ पर हमें लिमिट देना पड़ रहा है क्योंकि मल्टीपल्स जब तक कोई बताएगा नहीं कितने मल्टीपल्स चाहिए या कहाँ तक मल्टीपल्स चाहिए, कहाँ तक के मल्टीपल्स चाहिए, तब तक आप वो ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जान ही नहीं पाएंगे कितना देना है क्योंकि इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज करिए और आप खुद से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। मल्टीपल्स का एक एरे बना लेते हैं, एक एम्प्टी एरे बना लिया है। अब इसके लिए हम कौन सा लूप चलाएंगे? फॉर लूप भी चला सकते हैं। फॉर लेट i इज इक्वल टू 1। 1 से नहीं स्टार्ट करना है हमें, आप सोचिए कहाँ से स्टार्ट करना है हमें नम से स्टार्ट करना है। नम से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, नम को हम अपडेट भी करते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे और नम इज लेस देन इक्वल टू लिमिट जब तक है। और नम को हम इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे? नम को नम से ही इंक्रीज करेंगे। जैसे कि आपको बताता हूँ, 4 के सभी मल्टीपल्स अगर आपको चाहिए तो 4 में अगर आप +4 कर देते हैं तो एक मल्टीपल मिल गया, फिर +4 कर देते हैं तो दूसरा मल्टीपल मिल गया। सबसे पहले तो वही 4 ही रहता है खुद का मल्टीपल। ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर 4 + 4, फिर 4 + 4, फिर +4, यानी कि हम नम प्लस इक्वल टू नम कर सकते हैं। तो ये 4 से इंक्रीज करेगा अगर 4 रहा नम की वैल्यू तो। ठीक है, और आई 1 मिनट, तो इधर हम आई सेट कर देंगे और इधर भी आई करेंगे। ठीक है, आई को क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं, आई से स्टार्ट कर रहे हैं और आई को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल्स डॉट पुश आई ये कर देंगे। लास्ट में हम कौन सा लॉक कर लेंगे? मल्टीपल्स, बस इतना कर देते हैं। और इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा हमें, गेट मल्टीपल्स, कौन सा लॉक करके करते हैं, गेट मल्टीपल्स 4 के मल्टीपल्स अप टू 30, ये करेंगे तो ये देखो आ रहा है। और इधर से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काफ़ी इजी था। हम एक दो वैल्यूज के लिए और चेक कर लेते हैं, जैसे कि 5 के मल्टीपल्स अप टू 50, तो 5 की टेबल 50 तक आ जाएगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 35, 40, 45, 50। ठीक है, तो सही है, ये वर्क कर रहा है हमारा सोल्यूशन। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसका यही बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप वैसा आई को 1 1 करके इंक्रीज कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि डिविजिबल है कि नहीं, तो वो सही सोल्यूशन नहीं, उसके अंदर ज़्यादा बार ही चलेगा लूप। यहाँ पर उतना ही बार चलेगा जितना हमारा आउटपुट आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 आउटपुट आ रहा है तो 10 टाइम्स ही चलेगा ये, क्योंकि हम सीधा उसी नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही इंक्रीज कर रहे हैं आई को। ठीक है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं सोल्यूशन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स, ये आपको करना है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस ओपन करके। यहाँ पर HCF या फिर GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए
कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, दो नंबर लेते हैं, एक 12 और एक 16। इसके सभी फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद 6 एंड 12। ये सभी फैक्टर्स हो गए इसके फैक्टर्स 1 2 4 8 और 16 लास्ट में, ठीक है। अब ये सारे इसके इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए। अब अगर कोई पूछे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन केवल CF कोई पूछे, CF का मतलब कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर है 1 2 4, बस इतना ही है कॉमन फैक्टर्स, 1 2 4, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब HCF क्या है, HCF यानी कि कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है, 4 है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है HCF। आपको समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप नॉर्मल तरीके से करिए, आप ब्रूट फोर्स मेथड ट्राई करिए, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे करिए, फिर हम बाद में ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से करेंगे। पहले हम भी ब्रूट फोर्स से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, उसके बाद हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। इससे पहले कि मैं कोड में जाऊं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि अगर हमें इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो एक आइडिया यह है कि हम इस दोनों में से किसी भी एक का फैक्टर निकाल लें। हम इन दोनों में से, जैसे कि हमने 12 का फैक्टर निकाल लिया सारा, अब हम क्या कर सकते हैं, 12 का फैक्टर निकाल के एक एरे के अंदर रख लिया। अब इस एरे के ऊपर लूप करके हम बड़े वाले से डिवाइड करना शुरू करें 16 को। जैसे कि हम 12 से 16 को अगर डिवाइड करते हैं, ये क्या डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, यानी कि हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। हम 6 से 16 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड होगा? नहीं होगा, छोड़ देते हैं। हम ऐसे इससे आएंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड हो जाएगा? 4 चौक 16, कट गया। यानी कि यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि हमें दोनों का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम एक का फाइंड करेंगे और उसमें बड़े वाले की तरफ से हम डिवाइड करते आएंगे, मतलब हाईएस्ट से डिवाइड करते जाएंगे और हमें फाइनली वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके किसी हाईएस्ट फैक्टर से दूसरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इससे मान लो एक 16 का निकाल लिया हम, तो 16 वाले से ट्राई करेंगे, क्या 16 से 12 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 8 से 12 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, यानी कि 4 है। यानी कि दोनों में से हम किसी का भी एक का हम अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो दूसरे का हम थोड़ा सा ऑपरेशन करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर सोल्यूशन रहेगा, रादर देन कि आप दोनों का निकालें फिर दोनों में कॉमन ढूंढें, उससे बेटर रहेगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस तरह से ट्राई किया होगा, आप ये थोड़ा सा बेटर सोल्यूशन ट्राई करिए। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। 25 के फैक्टर्स 1 5 एंड 25, और 15 ले लेते हैं। 15 1 3 5 एंड 15, ये हो गया। अब मान लेते हैं हमने 25 का पहले निकाल लिया, तो 25 के फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 25 से 15 को डिवाइड किया, कुछ नहीं आया। 5 से 15 को डिवाइड किया, आ गया। यानी कि यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा कॉमन फैक्टर है। अगर मान लो आपने 15 का निकाल लिया है, तो आप 15 से 25 को डिवाइड करिए, नहीं होगा। 5 से 25 को डिवाइड करिए, हो गया, यानी कि ये है। तो आप किसी भी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं और ये जो आउटपुट आएगा ये सही आएगा, ठीक है। मतलब किसी का भी एक का फैक्टर निकाल लीजिए और उसके बड़े फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करिए, जिससे भी जिस पॉइंट पर भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कि वही मेन फैक्टर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम एकदम वर्स्ट सॉल्यूशन लिखेंगे,
ठीक है, सबसे ज़्यादा स्लो सोल्यूशन, सबसे ज़्यादा गड़बड़ सोल्यूशन लिखेंगे। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन का नाम चेंज करके कर देता हूँ HCF, फाइंड HCF ये कर देते हैं, और 2 नंबर डाल देते हैं 12 और 16, ये नंबर पास कर देंगे। अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और ये हो जाएगा। मैं नंबर्स का नाम ले लेता हूँ A एंड B, ये हमारे दोनों नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक लूप चलाएं I से लेकर, और I की वैल्यू 1 हो। एक मिनट, लेट I इज इक्वल टू 1, और कहाँ तक लूप चलाएंगे, I इज लेस देन इक्वल टू A एंड I इज लेस देन इक्वल टू B, ऐसा करेंगे, और I प्लस प्लस ये कर देंगे। और इधर हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर हम एक HCF नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, HCF ऐसे ही हम छोड़ देंगे, और इधर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ I मॉडुलो नहीं, A मॉडुलो I एंड A एंड B मॉडुलो I, यहाँ पे इक्वल टू लगाना था, इक्वल टू 0, अरे मुझे ट्रिपल इक्वल टू लगाना है, एंड B मॉडुलो I ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो HCF इज इक्वल टू I, ऐसा करके और इधर से हम रिटर्न कर देंगे I। ये सॉल्यूशन है, वर्क करेगा लेकिन अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। सेव करते हैं और इधर आके हम चेक करते हैं, तो इधर 1 आ रहा है। एक बार हम देखते हैं क्या गड़बड़ किया हमने यहाँ से रिटर्न 1 कर दिया सीधा, ये हम नहीं करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, रिटर्न HCF, ये रिटर्न करेंगे। अब देखो ये आउटपुट दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है, 4 इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है। और इधर हमने क्या एग्जांपल दिया है, 12 और 18, तो 12 और 18 का भी हम ट्राई कर लेते हैं। 12 और 18 का 6 आएगा, देखो 6 आ रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लूप काउंट देखें एक बार, मैं लेट लूप काउंट इज इक्वल टू 0, और इधर लूप काउंट प्लस प्लस करके लास्ट में मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग लूप काउंट। अगर हम करते हैं तो देखो इधर लूप काउंट 12 बार चल रहा है, इधर भी लूप काउंट 12 बार चल रहा है, यानी कि दोनों में से जो छोटा नंबर है एटलीस्ट वहां तक ये लूप चल रहा है। हमें ये पहले ही मिल जा रहा है, जैसे 4 है ना और इधर 6 है, तो ये पहले ही मिल जा रहा है, लेकिन हम लूप आगे तक चलाते जा रहे हैं। ये एक सोल्यूशन है जो कि वर्स्ट सोल्यूशन है, आपको ऐसा सोल्यूशन नहीं लिखना है। जो मैंने बताया था कि पहले एक का HCF फाइंड कर लीजिए, एक का HCF नहीं, एक का सारा फैक्टर फाइंड कर लीजिए, फिर उससे डिवाइड करिए, तो वो थोड़ा सा बेटर सोल्यूशन रहेगा। हम उससे ट्राई करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, और क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और ये पूरा फैक्टर्स का कॉपी कर लेंगे, ये पूरा कॉपी कर लेंगे सॉल्यूशन। अब इधर हम A का फैक्टर ले लेंगे, जहां पे नम लिखा था हमने ना, नम को रिनेम करके A कर देंगे। तो मैंने बताया था कि दोनों में से एक का फैक्टर किसी का निकाल लो, तो हम A का फैक्टर हर एक केस में निकालेंगे। A जो भी पास होगा, A की वैल्यू जो भी होगी उसका फैक्टर हम निकाल लेंगे। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हम लूप लगा के चेक करेंगे। ठीक है, लूप लगा के हम चेक करेंगे। इधर मैं कंसोल लॉग हटा देता हूं, हम एक दूसरा लूप लगाएंगे, फॉर लेट
फिर से यहाँ पे आई यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0, 0 नहीं 1 से स्टार्ट, 1 से भी नहीं स्टार्ट करना है, हमें उल्टा यहाँ पे लूप लगाना है, फैक्टर्स और फैक्टर्स डॉट लेंथ, ये करना है। यहाँ से लूप लगाएंगे और आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है तब तक हम चलाएंगे। और अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस कर दूंगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा कर देंगे। और इधर हम चेक करेंगे इफ फैक्टर्स आई हम अपना नम जो 2 है, ये b है ना, b को डिवाइड करेंगे, मतलब b मॉडुलो फैक्टर्स करेंगे इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लेंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, i, इधर से हम i नहीं, ये फैक्टर्स i, ये थोड़ा सा बेटर सोल्यूशन रहेगा। और ये जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हिट होगा ना, लूप पहले ही खत्म हो जाएगा। भले हमने यहाँ तक लिखा है 1 तक चले, लेकिन ये 1 तक नहीं चलेगा। और लूप काउंट यहाँ पे भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, लूप काउंट प्लस प्लस, इधर हो ही रहा है लूप काउंट प्लस प्लस, लास्ट में मैं लूप काउंट कंसोल लॉग लूप काउंट कर दूंगा। देखते हैं, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा, ये 12 बार तो नहीं चलेगा, ये कम रहेगा। इधर आके देखते हैं। और बीच में हमने सेव करते टाइम ऐसा कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, इसीलिए इनफाइनाइट लूप चल गया है, या फिर कुछ हो सकता है कंडीशन में गड़बड़ी हो। एक बार हम नए टैब के अंदर ओपन करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये इनफाइनाइट चल रहा है, अभी भी कुछ गड़बड़ी है हमारे लॉजिक के अंदर, तो इसको चेक करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू फैक्टर्स डॉट लेंथ, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अरे इसको माइनस करना था, ये भूल गया मैं, ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। चलो इसको बंद करके मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो आउटपुट हमारा 4 आ रहा है, ये हमारा HCF है, ये हमारा HCF है। और लूप काउंट, ये लूप काउंट ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, मैंने लूप काउंट को ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट करवाया है। सेव किया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, console डॉट लॉग लूप काउंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कर रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, हाय ऐसा, ये किधर से आउटपुट आ रहा है, मेरा कोड ही नहीं चल रहा है क्या, ये किधर से आ रहा है, देखता हूँ। ये कोड अपडेट नहीं हो रहा है, फाइंड, ये अपडेट तो हो रहा है, ये console लॉग, अच्छा हाँ, ये यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है ना, इधर से रिटर्न हो जा रहा है, इसीलिए लूप काउंट नहीं चल रहा है। तो लूप काउंट हमें ऊपर चलाना होगा। ये लूप काउंट मैं Ctrl Z कर देता हूँ, इधर ये पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि रिटर्न हम चला रहे हैं ना इधर। तो रिटर्न करने से जस्ट पहले हम लूप काउंट को देख लेंगे क्या है, रिटर्न करने से जस्ट पहले हम लूप काउंट चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं फिर से चेक करता हूँ। देखो लूप काउंट यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, ये बेटर है। बहुत बड़ा नंबर होगा तब भी ये काफ़ी कम रहेगा, लेकिन हम इससे भी बेटर सॉल्यूशन ला सकते हैं, इससे भी बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम, DEAN एल्गोरिदम फॉर GCD, ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है कॉलेज के अंदर, पढ़ा है, बहुत ही इजी है। कॉलेज नहीं, इस छोटे स्कूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 12 एंड 16, ये दो नंबर्स हैं, इसका HCF निकालना है। तो क्या करना है, हमें छोटा नंबर फाइंड करना है पहले। तो छोटा 12 है, हम देख के बता सकते हैं। कोड के अंदर हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा छोटा बड़ा पता करने के लिए। छोटे से बड़े को डिवाइड करना है, बड़े को डिवाइड किया और कितनी बार इसका टेबल पढ़ा जाएगा, इधर 4 मतलब 12 1 कम 12, ये हो गया, रिमाइंडर आया 4, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे इस तरह से, 4 टाइम्स 3
इंटू 12, ये कट गया। यानी कि लास्ट में जो भी डिवाइजर था जिसने डिवाइड किया है सबसे लास्ट में, और रिमाइंडर 0 आया है, जब ये कट नहीं करता हूँ, हम लोग की आदत है कट करना, 0 रहेगा ये, ठीक है। तो लास्ट वाला डिविजर जो कि आंसर 0 लेके आए वही है हमारा जो GCF है, ठीक है। GCF नहीं, हाँ GCD है, GCD या फिर HCF, GCD या फिर HCF। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोड लिखना होगा, पहले तो छोटा बड़ा फाइंड करना होगा। एक डिवाइजर हो जाएगा ये डिवाइजर, ठीक है। ये डिविडेंड हो जाएगा, जो 16 है ये हो जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड हो गया ये। और ये हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको समझ में आ रहा है, मैंने बहुत साफ लिख दिया है। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, जो डिवीजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा। ऐसा आपको चेंज करते जाना है और ऐसे साइकिल चलता रहता है। ये एल्गोरिथम आपको पता है, ये फाइंड करने के लिए, मतलब HCF फाइंड करने के लिए हम इसको स्कूल में बहुत यूज करते हैं, आपने स्कूल के अंदर इसको यूज किया होगा। तो यही एल्गोरिथम लगा के हम यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। अब सोचिए कि वो एल्गोरिथम यहाँ पे कैसे लगाया जा सकता है। अब वीडियो को पॉज करिए और करिए। तो ये सॉल्यूशन जो हमने अभी किया ये थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उतना बेटर नहीं है। इससे भी बेटर तरीके में हम 2-3 स्टेप में ही, मतलब 1-2 लूप में ही हम फाइंड कर सकते हैं इस केस में। तो अभी तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, अभी एक केस में 7 बार चल रहा है, एक केस में 6 टाइम्स चल रहा है। हम देखते हैं, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाते हैं, वो लूप काउंट में रहने दूंगा, और ये फैक्टर्स का एरे भी बनाने की जरूरत नहीं है। हम पहले फाइंड करेंगे कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट ही यूज करेंगे क्योंकि चेंज करना पड़ेगा हमें। लेट जो भी छोटा होगा वो बनेगा डिवाइजर। लेट डिवाइजर इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी है, अगर यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी है अगर, तो बी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लेस देन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ए इज लेस देन बी है तो ए, नहीं तो बी। इसका मतलब अगर ए छोटा है तो डिवाइजर ए हो जाएगा, नहीं तो डिवाइजर बी हो जाएगा। ऐसे ही हम डिविडेंड बना लेंगे। डिविडेंड, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो ए, नहीं तो बी, ठीक है। मतलब जो बड़ा है वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंसोल लॉग कर सकते हैं, एक बार कंसोल लॉग डिविडेंड एंड डिवाइजर, ये देखने के लिए कि जो हमने छोटा बड़ा का लॉजिक लिखा है वो सही लिखा है। ये हमने किया, देखो डिविडेंड बड़ा वाला बन रहा है, डिवाइजर छोटा वाला बन रहा है, डिविडेंड बड़ा वाला बन रहा है, डिवाइजर छोटा वाला बन रहा है। अगर हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर दें, एक नया बना लेते हैं, आगे मैं बड़ा लिख देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आगे पीछे के कारण कुछ हो रहा है। आगे मैंने बड़ा कर दिया, पीछे छोटा कर दिया, तो जो बड़ा है वो डिविडेंड बनेगा, जो छोटा है वो डिवाइजर बनेगा। ये कर लिया हमने। अब हम लूप लगाएंगे और लूप काउंट रहने देते हैं, अभी बाद में उसको इंक्रीज करेंगे। तो इधर हम व्हाइल लूप लगा लेते हैं, व्हाइल लूप। और कब तक हम चलाएंगे, कब तक हमें लूप को चलाना है, जब तक डिविडेंड, एक मिनट, डिविडेंड मॉडुलो डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको समझ आ रहा है। हम ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक डिविडेंड को अरे ये तो मैंने दोनों सेम ही लिख दिया, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पर 0 ना आ जाए तब तक हम लूप को चलाएंगे। वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, जब तक 0 ना आ जाए ना तब तक हम करेंगे। ये हो गया। अब इधर हमें रिमाइंडर सेव करना पड़ेगा, कॉन्स्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, अरे डिविडेंड में ई लिख देता हूं मैं बार बार, डिविडेंड
मॉडुलो डिवाइजर, ये करेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, डिवाइजर जो था, जो डिविडेंड था, एक मिनट, डिविडेंड के अंदर हम डिवाइजर की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, और डिवाइजर के अंदर हम रिमाइंडर की वैल्यू डाल देंगे। आपको समझ में आ रहा है? हम फ्लिप कर रहे हैं, जो डिविडेंड था उसको हम रिप्लेस कर देंगे, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, और हम इस लूप को ऐसे ही चलाते जाएंगे। लास्ट में जो डिवाइजर रहेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, डिवाइजर, ये करते हैं। अब इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर 4 आना चाहिए, दूसरे का 6 आना चाहिए, और इसका देखते हैं क्या आना चाहिए। एक बार हम सेव करते हैं, और ये देखो आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, और इसका 2 आ गया है, क्योंकि 2 ही होगा इसमें कॉमन। हम कोई दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, मैं 15 कर देता हूँ, और इधर क्या ले लूँ, 45 ले लेते हैं, 45 नहीं 55 कर देते हैं, चलो। तो इसका 5 आ गया। अगर हम इसको 45 कर देंगे तो 15 आ जाएगा इसका, सही है। अब इसमें आप देखिए लूप काउंट कितना होता है। मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग से पहले लूप काउंट इंक्रीज करना है, प्लस प्लस, और कंसोल लॉग इधर कर देंगे लूप काउंट को, लूप काउंट, बस ऐसे ही कंसोल लॉग कर देंगे, ठीक है। ये मेरा प्रिटियर पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है, फॉर्मेटिंग मुझे खुद से करना पड़ रहा है। तो ये देखो, एक ही काउंट के अंदर ये बन गया, और इधर 0 काउंट के अंदर हो गया। कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये है सही तरीका। अगर आप प्रॉपर मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ करके सॉल्व करते हैं ना, तो आपका प्रोग्राम भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा। एक ही लूप काउंट के अंदर हो गया, इधर 0 लूप काउंट के अंदर हो गया। और अगर हम कोई बड़ा नंबर दे देते हैं तो थोड़ा लूप काउंट बढ़ेगा, जैसे कि मैं इसको 100 कर देता हूँ, और इसको क्या कर दें हम, 50 कर दें, तो ये तो 0 में ही हो गया, 40 कर देते हैं, 40 सेव करके ट्राई करते हैं। ये भी एक काउंट के अंदर हो गया है। मतलब एक काउंट का मतलब यह है कि इधर डिवाइड किया, यानी कि अगर हमारा जो डिवाइडर है, जैसे हमने 50 और 100 दे दिया, तो छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट टाइम में ही लूप के अंदर जाए बिना ही पहले ही वो डिवाइड कर दे रहा है। अगर तो लूप काउंट 0 ही रह जाएगा, लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, पहले ही डिवाइड करके चेक कर लेगा और बाहर आ जाएगा, तो वही हमारा वो हो जाएगा HCF। अगर ऐसे ही चलते चलते कई बार ये चला जाता है, जैसे ये एक बार गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही और नीचे अगर गया तो 2 हो जाएगा लूप काउंट। हम कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, 20 एंड 36 ट्राई करते हैं, तो इस बार ये 2 बार गया है, ठीक है, और 4 आया है यहाँ पे, सही है। हमने काफ़ी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख लिया है, और इसको मैं कॉपी करके सॉल्यूशन के अंदर रख देता हूँ। ये हो गया। अब ये है फाइंड द LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को और भी डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, LCM कैसे वर्क करता है। ये तो सॉल्यूशन होमवर्क के अंदर आ गए। देखो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर लोएस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अपने ड्राइंग करके, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर इधर से मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। तो एक पैटर्न आपको देखना है, जैसे कि 12 एंड 16, 12 और 16 का HCF हमने देखा था, HCF इज इक्वल टू 4, ये 4 आया था। इसका LCM क्या होगा, इसका LCM 48 होगा। अगर आप अच्छे से निकालते हैं तो 48 होगा। 48 ही छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। 16 3 48 और 12 चौक 48,
इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 48 सबसे छोटा है। अब यहाँ पर एक पैटर्न आपको नोटिस करना है। ये नंबर हम मान लेते हैं, ये हमारा नंबर ए है, ये हमारा नंबर बी है। ठीक है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF ये होता है। ये एक तरह से फॉर्मूला की तरह आप समझ सकते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। मैं कैलकुलेटर के अंदर दिखाता हूँ। कैलकुलेटर क्या, हमारा कंसोल ही है। 12 गुणे 16 अगर करते हैं तो 192 आया। 48 इंटू 4 अगर करेंगे तो 192 आ रहा है। यानी कि हमारा जो दोनों नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें और LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करें तो हमें LCM ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें LCM कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और ये बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि HCF का बेस्ट प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF इज इक्वल टू, HCF नहीं LCM इज इक्वल टू A इंटू B डिवाइड बाई HCF, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस जो हमारा HCF आया है, HCF से डिवाइड कर देना इन दोनों के प्रोडक्ट को। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा LCM का प्रोग्राम आराम से बन जाएगा। चलो करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहें तो आप दूसरा वैसा जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता है वो ट्राई कर सकते हैं। हम बेस्ट सॉल्यूशन ही सीधा लिखेंगे। फाइंड LCM ये करेंगे और इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, मतलब एक से बड़ा ही नंबर इंटर किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो कंडीशन भी लगा सकते हैं शुरू में ही। और फाइंड LCM कर देंगे, इसको LCM ये कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हमें लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइजर, जो कि है एक तरह से HCF। ठीक है, तो HCF हमारा ये है जो लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हम केवल ये रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे A इंटू B डिवाइड बाई डिवाइजर। ठीक है, बस ये करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे पहले मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा। ठीक है, ये कर देते हैं और आउटपुट हम चेक करते हैं। तो ये देखो, इसका 180 आएगा, इसका 45, ये इसका 180 आ रहा है। अगर हम 16 दे देते हैं, इधर 16 देके एक बार चेक कर लेते हैं, 48 आ रहा है जो कि सही है। इन दोनों में 45 ही रहेगा जो कि सही है। इन दोनों में क्या है, 180 है जो कि सही होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा LCM का भी सॉल्यूशन मिल गया है। हम पहले HCF को फाइंड करेंगे और HCF से डिवाइड कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। सिंपल है, कितना इजी था LCM का प्रोग्राम। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं इसको रख देता हूँ और हम होमवर्क को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ही क्वेश्चन रखे हैं और होमवर्क के अंदर आते हैं। होमवर्क के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे। एक तरह से हमने ऑलरेडी कर ही लिया। जो भी हमारा पूरा एरे रहेगा उसी का लेंथ कर देना है। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं सभी फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ये भी कर लेंगे आप, बहुत ही सिंपल है। फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए नंबर अदर देन इटसेल्फ। तो आपको सेकेंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है, ये है आपका चैलेंज। ठीक है, ये नया है एक तरह से क्वेश्चन। चेक इफ अ नंबर इज परफेक्ट नंबर। आपको परफेक्ट नंबर समझना होगा, उसके लिए प्रॉपर डिविजर्स समझना होगा। प्रॉपर डिवाइजर्स या प्रॉपर डिविजर्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर डिवाइजर्स वो सारे डिवाइजर्स या फिर वो सारे फैक्टर्स खुद को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं। आप इधर सर्च कर लेना, प्रॉपर डिवाइजर्स। ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब उसको खुद को छोड़कर बाकी सारे। तो जैसे कि 12 का प्रॉपर डिवाइजर क्या क्या है, 1 2 3 4 6। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है,
जो अपने सभी प्रॉपर डिवाइजर्स के सम के इक्वल हो। तो ये आप ट्राई करना, एक नया है और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। ये है 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ये आप ट्राई करना, या आप 2 प्रोग्राम्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम का अलग एचसीएफ का अलग, या फिर एक के अंदर आप इनपुट डालिए 3 नंबर, एचसीएफ अलग आ जाए, एलसीएम अलग आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझाए गए हैं, जो भी सॉल्व किए गए हैं, आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को पहले ट्राई किया होगा, उसके बाद ही वीडियो देखा होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं हर वीडियो में रिपीट करूंगा। ठीक है, तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।